डिफाइन अपथरस। अपथरस को डिफाइन कीजिए। तो देखो अपथरस क्या फोर्स है कि मैं अभी आर्चिमिडीज प्रिंसिपल जब पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। बाज लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं, बाज जगह पे आर्चिमिडीज प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इट्स ओके फाइन, जो कहना कहिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो मसला नहीं है। वैसे प्रोनाउंसिएशन मोस्ट कॉमन आर्किमिडीज है, ठीक है, और आर्चिमिडीज भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, तो अब अपथरस एक ऐसी फोर्स है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी फ्लूइड के अंदर, स्पेसिफिकली लिक्विड के अंदर, वैसे फ्लूइड के अंदर तो लगती है, लेकिन अगर फ्लूइड में भी अगर मैं गैस को छोड़कर लिक्विड की बात कर रहा हूं, अगर सो लिक्विड के अंदर जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इमर्स किया जाए, तो इमर्स करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, गौर से सुनिएगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के टॉप पर और उस ऑब्जेक्ट के बॉटम पर, गौर से सुनिएगा, उस ऑब्जेक्ट के टॉप पर और उस ऑब्जेक्ट के बॉटम पर जो प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है, उस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगती है। उस अपवर्ड फोर्स को कहते हैं अपथरस फोर्स। क्लियर है? आ रही बात समझ में? लिक्विड गैस दोनों के अंदर ऐसा ही होता है, बट मोस्ट कॉमनली लिक्विड के अंदर ऐसा होता है। क्या होता है कि जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर आप इमर्स करते हो, डालते हो, तो उस ऑब्जेक्ट के, ठीक है, टॉप पर एक प्रेशर लगता है जिसको आप P1 कह दो, एक उसके बॉटम पे प्रेशर लगता है जिसको आप P2 कह दो। आपको पता है कि बॉटम का प्रेशर ज्यादा होता है, टॉप का प्रेशर कम होता है, तो ये दोनों प्रेशर डिफरेंस की वजह से, P2 माइनस P1 की वजह से एक अपवर्ड फोर्स पैदा होती है। वो अपवर्ड फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश करती है उसके वेट के अगेंस्ट। ये अपवर्ड ऊपर लगने वाली फोर्स जो कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से पैदा हुई है, इस फोर्स को हम कहते हैं अपथरस। क्लियर है? समझ आई? इज इट क्लियर? आसान जबान में इसको कहते हैं अपथरस फोर्स, ठीक। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी अपथरस फोर्स को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका जरा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है, और इसी से हम आगे जाएंगे आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। कह सकते हैं यही एक फोर्स होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं जब आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इस अपथरस फोर्स के साथ और भी कुछ होता है, और भी कुछ होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम है, वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जब आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पे चलेंगे, जो कि इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस पे, लेकिन क्वेश्चन उससे रिलेटेड इंक्लूडेड है। ये बात याद रखिएगा, उससे रिलेवेंट क्वेश्चन लाजमी लाजमी आते हैं, तो हमें बताना पड़ता है। अच्छा, अब आयरा का ये जुमला कि सर क्या यही फोर्स ऑब्जेक्ट को फ्लोट कराने में मदद देती है, तो जवाब बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्जेक्ट जब भी फ्लोट करेगा, तैरेगा, यही फोर्स है जो उसको अपवर्ड जब मूव करवाएगी। लेकिन हर केस में ऐसा होता नहीं है, हर केस में कभी कभी हमें ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि ऑब्जेक्ट सिंक करना शुरू कर जाता है, कभी कभी ये भी होता है कि ऑब्जेक्ट जमीन में, वाटर के नीचे अंदर कहीं मौजूद होता है, उसकी उसके अंदर होता है, वहां से मूव करता हुआ उसकी उसकी सरफेस की तरफ आता है। यानी अगर देखा जाए तो सी बेड से अगर आप एक बॉय की एग्जांपल ले लें, आपने देखा होगा, अगर समंदर से साइंटिस्ट को कोई जैसे कोई अभी कुछ कुछ अर्से पहले आपने सुना था कि वो टाइटन है, टाइटन की सबमरीन थी वो, ये सबमर्सिबल था टाइटन का। तो वो जो टाइटन का सबमर्सिबल था वो जो है पानी में चला गया था, तो उसको उन्होंने ऊपर लेके आना था। तो ऊपर लेके कैसे आए? तो वो करते ही है कि वो उसको एक बड़ा सा एक प्लेज लेते हैं, ठीक है, या प्लैंक उठाते हैं, लकड़ी का टुकड़ा होता है, बड़ा सा वुडन पीस होता है, तख्ता जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको चारों तरफ जो है वो बलून से बांध देते हैं। उसे बलून नहीं कहते, उसको बॉय कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो बॉय जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपलिफ्ट करता है, उसके ऊपर मटेरियल लग देते हैं, वो अपलिफ्ट करता चला जाता है और ऊपर आता है, बिल्कुल जैसे हीलियम बलून नहीं होता, ठीक है। आप टर्की जाएं तो आपने देखा होगा वो बलून्स होते हैं, उसमें हीलियम फिल्ड होते हैं, वो ऊपर अपरेट होते चले जाते हैं। तो इसी तरह का बिल्कुल माहौल वो अंदर क्रिएट करते हैं और वो चारों तरफ जो है वो बॉय बांध देते हैं, ठीक है। ये BUOY बॉय होता है और ये ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अपलिफ्ट होता चला जाता है अपनी डेंसिटी के की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से ये ऊपर आता चला जाता है। तो इसको ऊपर ले जाने वाली जो फोर्स होती है ना, ठीक है, एक तो एक एक फोर्स उसमें से वो आपकी अपथरस फोर्स होती है, क्लियर है? वो मैं आगे जाकर अभी बात करूंगा क्या होता है, ठीक है। सो अपथरस फोर्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्लोट करवाए, अपथरस फोर्स सिंकिंग में भी होती है। अपथरस फोर्स एक ऑब्जेक्ट के रेस होने पर भी होती है कि जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो अपलिफ्ट हो रहा होता है, वहां पर भी अपथरस फोर्स होती है, क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अपथरस फोर्स का पहली बात कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप कर दिया। अपथरस फोर्स क्या है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से पैदा होती है। किसका प्रेशर डिफरेंस? किसी भी ऑब्जेक्ट का। लेट्स से कि इस केस के अंदर ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर ऑलरेडी एक वाटर फिल्ड है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये कंटेनर को हमने क्या किया हुआ है, उसको सबमर्ज किया हुआ है। तो इसका इसका ये बॉटम, इसका ये टॉप, ठीक है, ये बॉटम और ये टॉप का जो प्रेशर डिफरेंस है ये हमने कैलकुलेट करना है, और इसी से हम वो फोर्स पैदा करेंगे, यानी अपथरस फोर्स, ठीक है। यानी एफ लिख के छोटा सा यू बना दिया, और कुछ जगहों पे कुछ बुक्स के अंदर याद रखिएगा, कुछ बुक्स के अंदर ये भी है, कुछ बुक्स के अंदर इन्होंने अप्सरस को यू से भी शो किया हुआ है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर इमर्ज होता है तो उस पर लगने वाला प्रेशर रो जी एच होता है, पता है ना आप लोग? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। क्लियर? यस और नो? क्लियर? यस सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डेंसिटी कौन सी है?
ये डेंसिटी किस चीज की है? ये डेंसिटी फ्लूइड की है, उस लिक्विड की है जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को डुबाया हुआ है। ये उसकी डेंसिटी है, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं है। गलती से भी ये गलती मत करना कि इसको उस ऑब्जेक्ट की जो कि उसके अंदर डूबा हुआ है उसकी डेंसिटी समझ रहे हो। गलती से भी ये काम नहीं करना, सोचना भी नहीं इसके बारे में। और ये ब्लंडर है जो बच्चा क्वेश्चन करते हुए आगे मारेगा। ये देखो, ये भालू वाला क्वेश्चन है, रीच वाला क्वेश्चन है, बेयर है, ये खड़ा हुआ है इसमें, यहाँ ब्लंडर करते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन में ब्लंडर करते हैं बच्चे। ये मैंने डाले हुए क्वेश्चन, ये बताऊंगा अभी जब आर्चिमेडेस प्रिंसिपल आएगा तो बताऊंगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि भूले से भी गलती से भी गलती मत करना इस चीज की। क्या कि इस प्रेशर इस वाले डेंसिटी को गलती से भी ये मत सोचना कि ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ये इस लिक्विड की डेंसिटी है बच्चों। क्लियर? अच्छा, ये जी ग्रेविटेशनल हाइट क्या है भाई? ये ये वो, ठीक है, ये जो हाइट है, ये हाइट यहां से लेकर यहां तक की है, बेसिकली ये डेप्थ है। ठीक है, सो अगर मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना हो, टॉप पे P1 निकालना हो, तो मैं हाइट में, यहां पर हाइट में H1 रखूंगा। यस और नो? अगर मुझे इस टॉप पर प्रेशर निकालना हो ताकि अपथरस की तरफ जाऊं, तो मुझे यहां पर P1 प्रेशर निकालना होगा। दैट प्रेशर P1 में हाइट H1 रखूंगा उसके टॉप तक। तो देखो, P1 इज इक्वल टू रो जी, और हाइट में क्या रखा है? H1। क्लियर है? हाइट में क्या रखा है बच्चों? H1। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, टॉप पे जो प्रेशर है उसके सर के ऊपर। अच्छा, फिर बॉटम का प्रेशर देखो। सो बॉटम के प्रेशर में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब कुछ वही होगा। प्रेशर 2 होगा बॉटम पे, रो जी, और यहाँ पे H2 हो जाएगा। H2 ये टॉप से लेकर नीचे तक का, उसके बॉटम तक का जो हाइट है, ये वो है। क्लियर? इज इट क्लियर? तो दैट वुड बी P2। P2 इज इक्वल टू रो जी और H2। बाकी स्मॉल छोटा सा जो F लिखा हुआ है, कि फ्लूइड को शो कर रहा है, लिक्विड को शो कर रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर को शो करेगा। अगर वाटर है तो वाटर को शो करेगा, बेंजीन है तो बेंजीन को शो करेगा। ठीक है, कोई भी कोई भी लिक्विड जिसमें तुमने ये ऑब्जेक्ट को ढाला हुआ है उसकी डेंसिटी है, तो मैंने फ्लूइड यहाँ पे F छोटा सा लिख दिया। क्लियर? अच्छा, तो अब तुम्हें एक चीज पता लग गई, टॉप पे प्रेशर P1, ठीक है, यहाँ पर बॉटम पे प्रेशर P2, दो प्रेशर्स आ गए। अब इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस लो, डेल्टा पी कैलकुलेट करो। सो डेल्टा पी वुड बी इक्वल टू P2 माइनस P1। क्यों? P2 में से P1 को क्यों निकाला? P1 में से P2 को क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो जाहिर है ज्यादा में से कम को निकालूंगा। जब ज्यादा में से कम को निकालूंगा तो उस पे जो फोर्स बनेगी उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगी, कम की तरफ होगी। क्लियर है? तो अब आप देखिए मैंने क्या किया। डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 क्या है? रो जी H2। P1 क्या है? रो जी H1। क्लियर? इन दोनों में से डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा? H2 माइनस H1। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? H2 माइनस H1। अब आगे सुनो, ये H2 क्या है? इस जहां सरफेस से लेकर, वाटर की सरफेस से लेकर, उस लिक्विड की सरफेस से लेकर उस ऑब्जेक्ट के बॉटम तक की हाइट। और ये H1 क्या है? उस सरफेस से लेकर उस ऑब्जेक्ट के टॉप तक की हाइट H1। कह रहे? आ रही बात समझ? अब मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं, यानी H2 माइनस H1, तो अब H2 में से H1 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इस ऑब्जेक्ट की हाइट मिलेगी। यस और नो? इसको मैंने डेल्टा H कह दिया। कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। सो इसको हम कहेंगे दैट वुड बी डेल्टा H, यानी ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट। जी आयरा? सर तो हाइट ऑफ सिलेंडर। हाँ, हाइट ऑफ द सिलेंडर। इन दिस केस दिस वुड बी हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो उसके अंदर जो है हमने इमर्स किया हुआ है। क्लियर? सो डेल्टा एच हो गया। अब ये देखो, ये आ गया डेल्टा एच। तो अब डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा पी, ठीक है, इधर देखो, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो जी एंड डेल्टा एच। क्लियर? समझ आ गई सबको? नाउ वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या चीज? बोलिए। फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे ही है। समझ आ गया ये फॉर्मूला? जी सर। जी जनाब, सबको? तो अब आप देखिए, जब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो अगर मैं प्रेशर की जगह, इस प्रेशर की जगह यहां पर लिखूं डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे करूं, तो मुझे ये बताइएगा ये कौन सी फोर्स होगी जो इस प्रेशर डिफरेंस से पैदा हो रही है? ये फोर्स है अपथरस। ये है अपथरस। आ रही बात समझ में? क्लियर है नहीं क्लियर है? सो यहां पर मैं मेंशन करूंगा, यहाँ पर अब प्रेशर की बजाय, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, सो यहाँ पर मैं करूंगा डेल्टा पी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अपथ्रस्ट ऐसे पैदा होती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है, टॉप एंड बॉटम के। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए, ये डेल्टा पी की वैल्यू क्या थी? रो जी एच थी, यही थी। तो मैंने डेल्टा पी की वैल्यू यानी रो जी एच को उठाकर मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर है? ये रही रो जी एच। ठीक, उसके बाद इस एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। ये कौन सा एरिया है?
ये कौन सा एरिया, पॉज लगाओ यहाँ पे, इधर ही पॉज लगाओ, रुक जाओ। एरिया कौन सा है, कहाँ का एरिया है, किस जगह का एरिया है, कोई मुझे बताएगा? Sir, area of cross section area of क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर। इधर देखो सबके सम आके खोल के, इस सिलेंडर का जो ये बेसमेंट है ना नीचे ऊपर वाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आ रही बात समझ में, इस एरिया की बात हो रही है। बड़ी गहरी बात करने लगा हूं और इसको समझना, ठीक। यानी ये एरिया और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि सर्कुलर इन नेचर है, ठीक है, तो ये उस एरिया की बात हो रही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अपथरस इज इक्वल टू फोर्स, अपथरस इज इक्वल टू ये हो गया, ये डेल्टा पी इज इक्वल टू अपथरस अपॉन एरिया हो गया। और डेल्टा पी की वैल्यू क्या थी, रो जीएच थी, तो उस रो जीएच को हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ठीक। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो अपथरस का फॉर्मूला क्या आएगा, अपथरस इज इक्वल टू क्या आएगा, रो जी डेल्टा एच और ए। आ गया, रो जी डेल्टा एच और ए। क्लियर है सबको? हाँ, अब एक मजेदार बात, ये डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की, फ्लूइड की। ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ओ चाचा, ये डेल्टा एच क्या है, ये वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है जो इमर्ज है, जो अंदर डूबा हुआ है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो अंदर मौजूद है पानी के। ये ए क्या है चाचू, ये ए क्या है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट अंदर डूबा हुआ है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को जरा सुनना, अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करा दूं तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा? बताइए मुझे, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा? बोलिए सब। अगर मैं उस सिलेंडर की हाइट को उसके एरिया से मल्टीप्लाई कराऊं तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा? तो देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों को रिमूव करके ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिख दिया। लेकिन ये कौन से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, कोई मुझे बताएगा ये कौन से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है? cylinder. सिलेंडर का, सिलेंडर का तो है। Give it. सिलेंडर का वॉल्यूम तो है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, पहले यहां तक लिख लो सारे, फिर ट्विस्ट आगे। अभी बड़े काम की बात बता दी, आखिरी बात है बिल्कुल, वो कहते हैं ना हाथी निकल गया और दुम बाकी। वो दुम बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। ये तुम लोग क्या समझ रहे हो, ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो वाटर के अंदर मौजूद है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब आगे सुनो, आगे सुनो बेटे, कहानी क्या है, ये कहानी को समझना, ये बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर आता है। अब सिचुएशन क्यों कुछ हुआ है कि उस ऑब्जेक्ट को मैं पानी से बाहर निकाल रहा हूँ, सुनना, उस ऑब्जेक्ट को मैं वाटर से बाहर निकाल रहा हूँ ऐसा ऐसा। और इस वक्त पोजीशन कुछ यूं है, सिचुएशन कुछ यूं है कि ऑब्जेक्ट आधा पानी से बाहर निकल गया है। अब ऑब्जेक्ट जब आधा पानी से बाहर निकल गया है, ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर उसकी हाइट क्या लोगे? अगर इस सिचुएशन में यहीं पर रोक के मैं तुमसे कहूं कि अब थ्रस्ट कैलकुलेट करो, तो तुम अपथरस में क्या लोगे? तुम डेंसिटी ऑफ लिक्विड लोगे, ठीक है, ले ली। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ले ली। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये वाला और नीचे वाला सेम है, वो भी ले लिया। हाइट कौन सी लोगे अब तुम? सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट है। अब तुम उसमें हाइट पूरी नहीं लोगे, पूरी नहीं लोगे भाई। अब उसमें हाइट जी अंडर वाटर ये वाली हाइट लोगे बस, ये। क्योंकि क्योंकि अपथरस का साथ सिर्फ पानी के अंदर तक है, वहां से बाहर नहीं है, वहां से बाहर नहीं है अपथरस। यानी अपथरस जो नीचे से आपको पुश कर रही है उसका साथ, जो अपथरस नीचे से पुश कर रही है उसका साथ वाटर के अंदर तक है, वाटर से बाहर नहीं है, यही तो समझाना है, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो जितना वाटर के अंदर ये वाली हाइट है ये डेल्टा एच हो जाएगी, डेल्टा एच आहिस्ता आहिस्ता छोटी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे पानी से बाहर आ रहे हो डेल्टा एच छोटी हो रही है, डेल्टा एच कम हो रही है, वैसे वैसे अपथरस भी कम होती चली जाएगी, याद रखना। और अगर पानी से बिल्कुल ही बाहर आ गए तो जाहिर है डेल्टा एच जीरो हो जाएगी, अपथरस जीरो हो जाएगी, ठीक है। और अगर अगर वाटर के अंदर ही मौजूद हो और भले मैरियाना ट्रेंच की गहराइयों में चले जाओ, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो अपथरस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, भले कितनी भी गहराई तक चले जाओ। जी जी, वॉल्यूम। और तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ बिल्कुल सही तुमने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये डेल्टा एच इंटू एरिया ये कौन सा वॉल्यूम है? आपने कहा कि सर ये वो वॉल्यूम है जो अंडर वाटर है या अंडर लिक्विड है। अभी कह लो इसको ये वो वाला वॉल्यूम है जो अंदर है, यानी हमें अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं तो ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वो वाला वॉल्यूम है जो पानी के अंदर मौजूद है, ये इतने हिस्से का वॉल्यूम है। आ रही बात समझना? इस वॉल्यूम को डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कहते हैं, अगली क्लास में समझाऊंगा ये डिस्प्लेस वॉल्यूम की क्या कहानी है। यानी डिस्प्लेस वॉल्यूम वो है कि अगर मैं फर्स्ट करो यहां से इसको दोबारा नीचे डालने की कोशिश करूं तो इतना हिस्सा वो हिस्सा होगा जिसकी जगह पर ये ऑब्जेक्ट आकर बैठा और इतने हिस्से का पानी इसने निकाल के बाहर फेंक दिया, इसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है, वो डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम, ये वो वाला वॉल्यूम है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? Winter 21 paper 1 variant 2 question number 11, a cylindrical block of wood has a cross sectional area A and weight W. It is totally immersed in water with its axial vertical with its axis vertical with its axis vertical. The block experiences pressure PT. PT वो प्रेशर है जो उसके टॉप पर है, यानी ये इस ब्लॉक के टॉप वाले प्रेशर को, ये जो टॉप पर है इसको PT कह रहा है और इसको PB कह रहा है, बॉटम वाले को PB कह रहा है, ठीक है। सो वो कह रहा है
कि द ब्लॉक एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर पीटी एंड पीबी एट इट्स टॉप एंड बॉटम सरफेसेस रिस्पेक्टिवली विद तरतीब से। व्हाट इज द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक? अपथ्रस्ट क्या है? अभी मैंने आपको बताया अपथ्रस्ट जो है वो कैसे निकलता है। अपथ्रस्ट होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट अपॉन एरिया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा पी इंटू एरिया इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, या अपथ्रस्ट इज इक्वल होगा डेल्टा पी में क्या आएगा, प्रेशर एट बॉटम माइनस प्रेशर एट टॉप इंटू एरिया। तो कौन सा उसका आंसर होगा, कोई मुझे बताएगा? बी, जाहिर है बी करेक्ट आंसर हो गया इसका। क्लियर? अगला सुनो, February March 24 paper 1 variant 2 question number 10, a ball falls through a liquid at constant speed. A ball falls through a liquid at constant speed. It is acted upon by three forces: upthrust, drag, force and its weight. The liquid has a uniform density. Which statement is correct? अभी आपने ड्रैग डिटेल में नहीं पढ़ा, आगे इसको पढ़ेंगे, ऑल्दो कि आप टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस विद इट्स इंक्रीज इन डेप्थ। ऐसा नहीं है, ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये आप आगे बताऊंगा मैं आगे। सो वो डेप्थ पे डिपेंड नहीं करती, वो स्पीड पे डिपेंड करती है, तो ए तो ऐसी गलत हो जाएगा। द ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अपथ्रस्ट एंड वेट। अच्छा, जब ये बात उसने की ना, तो इसका जवाब दे देता हूं मैं। ठीक है, देखो भाई, ऑब्जेक्ट अगर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे वेट है, अपवर्ड उसके जो है वो ड्रैग है, और यहाँ पे उसके अपथ्रस्ट भी है। ठीक है, अगर टर्मिनल वेलोसिटी वेलोसिटी से आ रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी। तो वेट डाउनवर्ड है, ठीक है, अप ये अपवर्ड डाउनवर्ड वेट होगा, और अपवर्ड ये दो फोर्सेज होंगी, तो इन दोनों का सम ऐसे बैलेंस होगा। तो ये क्या कह रहा है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ अपथ्रस्ट एंड वेट। वो कह रहा है ड्रैग इक्वल है वेट और अपथ्रस्ट के, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जबकि हकीकत में वेट इक्वल है अपथ्रस्ट और ड्रैग के, तो बी भी गलत। द अपथ्रस्ट इज कांस्टेंट विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जी हाँ, यही समझाया मैंने, अपथ्रस्ट डेप्थ में जाने से चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो चेंज नहीं हो रही है, वो उतनी ही है। अब वाटर के अंदर आ गया, वो पानी के अंदर आ गया, अब चाहे मैरियाना ट्रेंच के नीचे ले जाओ, उधर तक ले जाओ, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो अपथ्रस्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो अपथ्रस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जबकि ऐसा होता नहीं है, हमें पता है डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, नीचे जाते जाते डेंसिटी चेंज होती है। सही है, तो आप ये बात समझ लीजिएगा, अपथ्रस्ट जब एक दफा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर चला गया, तो अब चाहे वो कितनी भी गहराई में तुम लेके चले जाओ, कितना ही बड़ा कंटेनर ले लो, कितना ही बड़ा टैंक ले लो, ठीक है, उसकी गहराई में जाते चले जाओ, अपथ्रस्ट चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि जितना प्रेशर टॉप पे है उतना बॉटम पे, उन दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। आ रही बात समझ में? यानी इसको यूं समझो कि अगर फॉर एग्जाम्पल इस वक्त ये प्रेशर है 100, इस वक्त प्रेशर है यहाँ पर 100 किलो पास्कल का, और यहाँ पर है 200 का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 100। तो प्रेशर डिफरेंस 100 है। अच्छा, अब इसे और डेप्थ में नीचे गिराओ, इस कंटेनर को नीचे लेके जाओ, लेट्स से एक जगह पर गए, वहां पे प्रेशर है 350 किलो पास्कल, और बॉटम पे प्रेशर है 450 किलो पास्कल। तो बेटा बेटा फिर डिफरेंस क्या आ गया? 100 का ही आ गया। आप इसे ले जाओ एक जगह पर, एक गहराई पे, जहां पे प्रेशर है 1000 किलो पास्कल, और यहाँ पे है 1100 किलो पास्कल। ठीक है, 1100 किलो पास्कल, तो फिर दोनों का डिफरेंस लो 100 किलो पास्कल। तो हर दफा दोनों का डिफरेंस सेम होने की वजह से पानी के अंदर जितनी भी गहराई में जाते चले जाओ, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो अब थ्रस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? आधी बात समझ में नहीं आई आप लोग को? ठीक है, जी, 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 बिल्कुल ऐसे ही है। अब थ्रस्ट इज कांस्टेंट व्हेन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड हाइट, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज क्यों होगा? ऐसा थोड़ी पानी में जाके आपकी हाइट बढ़ जाती है, ऐसा तो नहीं है ना। सबमरीन जो है वो अगर मिसाल के तौर पर उसकी एक हाइट है 10 मीटर की, तो जमीन पानी में जाके 20 मीटर हो जाए, वैसी हरकतें तो नहीं होती ना। वो पानी है, कोई जादूगर तो नहीं है ना यार। तो बस ये वाली चीज है, तो इस हिसाब से सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सही है, क्लियर है। अभी आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। समर 22 पेपर 1 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 22। वो कह रहा है एक सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है इस तरह से, उसकी डायमेंशंस दे दिया। सवाल क्या कह रहा है, द ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, ठीक है, और ऐसे है कि इसका ये लार्जेस्ट एरिया जो है ना, इसका ये इस पे रखा हुआ है, फ्लोर के ऊपर वाटर है, ये सी वाटर है, सरफेस ऑफ वाटर। वो कह रहा है कि अपथ्रस्ट जो उस पे लग रही है वो यू है। द ब्लॉक इज नाउ रोटेटेड टू अ न्यू पोजीशन, ब्लॉक को अब खड़ा करके रख दिया उसने, मेरे ख्याल में ऐसे करके रख दिया है। ठीक है, ब्लॉक को ऐसे खड़ा करके रख दिया उसने। अब वो बता रहा है, बताओ उसकी अपथ्रस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी नई अपथ्रस्ट क्या होगी? कौन मुझे बताएगा इस सवाल का जवाब? ये है क्वेश्चन। उसने ब्लॉक को खड़ा करके रख दिया, और ये खड़ा करके रखा तो जाहिर है ऐसी तरह के रखा कि इस पर उसका प्रेशर सबसे ज्यादा बॉटम के ऊपर लगेगा। बताओ अब थ्रस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? कौन मुझे बताएगा अब थ्रस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा, इसको समझो। ये भाई, ये वॉल्यूम कौन सा है? ये उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है जो पानी के अंदर मौजूद है। आप आप ऐसे रखो तो भाई वॉल्यूम तो उतना ही है ना उस ऑब्जेक्ट का जो वाटर के अंदर है, वो थोड़ी चेंज हो गया ऐसे करके रखने से या यूं करके रखने से, वो थोड़ी चेंज हुआ। आप समझो ना। दूसरा ये, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में सोचते हो कि जनाब ऐसे रखा हुआ था तो हाइट ये थी, और ऐसे कर दिया तो हाइट बढ़ गई, मान लिया ऐसे रखा था तो ये था डेल्टा एच, ये था डेल्टा एच, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो ये था,
ये था इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये टॉप वाला पार्ट जो ना ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था। क्लियर है? ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था। क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा था, हाइट छोटी थी, और जब खड़ा करके रखोगे इसे चाचू, तो खड़ा करके रखने से इसका एरिया तो छोटा हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल। यानी ये जो एरिया वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये तो इसका छोटा हो जाएगा। ये तो समझ में आ गई बात, चलो ये छोटा हो गया। तो बदले में बढ़ क्या गया? बदले में इसकी डेल्टा एच की वैल्यू वो इंक्रीज हो गई। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। टोटल वॉल्यूम जो वाटर के अंदर है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस वजह से भाई जो पहले अपथरस थी वो अभी भी अपथरस रहेगी। ठीक है? क्लियर है? समझ आई?